दिस इज़ विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5M1 क्लासेज। और इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्रम में आज मैं आपको पैसेज 4 के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। कहने का मतलब हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। इसमें आपको मैं गद्यांश 4 लेकर आया हूँ। इसमें के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि उसका अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखिए ट्रांसलेशन है कि न्यूटन के पास एक कुत्ता था। तो देखिए कोई चीज़ किसी के अधिकार में होती है तो वहाँ हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में पास या रखना से अर्थ आता है। तो न्यूटन के पास एक कुत्ता था, इसका मतलब हो गया ये भूतकाल वाली बात। इसका हैड न्यूटन, उसके बाद हैड अ डॉग। ये देखिए न्यूटन हैड अ डॉग। उसका नाम डायमंड था। इसका मतलब देखिए इज एम आर वाज वर का प्रयोग है। तो इसका हो जाएगा हिज नेम वाज डायमंड। ये देखिए उसके बाद अगला है, एक बार उसने अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर डाली। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। कर्ता क्रिया के सेकंड फॉर्म प्लस कर्म। तो एक बार का मतलब हो जाएगा वंस। ही, यहाँ देखिए स्पॉइल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए ही डिस्ट्रॉयड और उसके बाद अपने मालिक के, इसका मतलब हो जाएगा हिज ओनर्स। हिज ओनर्स। ये देखिए आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे सजीव वस्तु के लिए का की के अंग्रेजी हिज ओनर्स। उसके बाद 20 ईयर्स, मैंने 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर डाली। ही उसके बाद डिस्ट्रॉयड, यहाँ स्पॉइल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं SPOILED। वंस ही डिस्ट्रॉयड हिज ओनर्स 20 ईयर्स ऑफ उसके बाद हो जाएगा लेबर माने भी होता है मेहनत। यहाँ वैसे आप यहाँ 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क भी लिख सकते हैं। माने वंस ही डिस्ट्रॉयड, या यहाँ स्पॉइल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। हिज ओनर्स 20 ईयर्स ऑफ लेबर या ऑफ हार्ड वर्क। और मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे। यहाँ देखिए रखे थे का मतलब किसी के द्वारा रखे गए थे, या वाक्य का जो ट्रांसलेशन करेंगे पैसिव वॉइस में करेंगे। मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे, तो इसका मतलब हो जाएगा द इम्पॉर्टेंट पेपर्स रखे थे। मैंने वेयर, देखिए मैंने रखे गए थे। पास्ट कंटिन्यूअस में अनुवाद इसका करेंगे। वेयर लगा के, मैंने वर लगा के, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म वेयर। मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे, तो इसका मतलब हो जाएगा द इम्पॉर्टेंट पेपर्स वेयर केप्ट। कीप का थर्ड फॉर्म ऑन द टेबल। ये देखिए और उसी मेज पर मोमबत्ती भी जल रही थी। ये देखिए है और का मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। कर्ता वाज वर, उसके बाद क्रिया में ING प्लस कर्म। ये ट्रांसलेशन का नियम होता है। और
और का मतलब हो जाएगा एंड उसी मेज पर मोमबत्ती भी जल रही थी। एंड द कैंडल वाज, जलना का मतलब बर्निंग, वाज बर्निंग उसी मेज पर ऑन दैट, और उसके बाद उस मेज पर कहने का मतलब ऑन दैट टेबल। द कैंडल वाज बर्निंग ऑन दैट टेबल। यहाँ दैट सेम टेबल का प्रयोग, सेम तो किसी चीज़ से तुलना करके आ जाए कि कोई चीज़ उसी से है, उसी तरह है, तो यहाँ सेम टेबल नहीं, यहाँ ऑन दैट टेबल का प्रयोग करेंगे तो बेस्ट रहेगा। डायमंड मेज पर कूदा, ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, कर्ता क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस कर्म। डायमंड जंप्ड उसके बाद मेज पर, यहाँ अपान का भी प्रयोग करेंगे। अब या उसी पर कूदा तो यहाँ नहीं लगा दीजिए, क्योंकि उसी पर कूद रहा है। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ पे सतह पर अगर कहने का मतलब अगर गति के साथ जाती है तो वहाँ अपान का प्रयोग किया जाता है। डायमंड जम्प्ड अपान, मतलब गति के साथ, मतलब कहीं जहाँ मोमबत्ती जल रही उस पर कूदा, इसका मतलब गति के साथ उसके ऊपर गया। जम्प्ड अपान, अपॉन द टेबल। और कागज़ों पर मोमबत्ती गिर पड़ी है, देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये भी है। उसके बाद और का मतलब यहाँ हो गया एंड द कैंडल, फॉल माने गिरना, इसका फेल। और मोमबत्ती कागज़ों पर गिर पड़ी। एंड द कैंडल फेल ऑन द पेपर्स, ऑन द पेपर्स हो जाएगा ये। न्यूटन ने केवल इतना कहा, मतलब केवल इतना कहा, कहने मतलब केवल यह कहा, कहने का मतलब न्यूटन ने केवल इतना कहा, तो इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन said only this, डायमंड तुम नहीं जानते, इसका मतलब डायमंड, यहाँ डायमंड की अंग्रेजी लिखिए। डायमंड तुम नहीं जानते माने तुम नहीं जानते हो तुमने कितना नुकसान किया है। डायमंड तुम नहीं जानते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य, करता क्रिया फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस कर्म वाला। डायमंड तुम नहीं जानते हो, डायमंड यू डू नॉट नो, तुमने कितना नुकसान किया है, तुमने कितना नुकसान किया है, इसका मतलब हो जाएगा देखिए हाउ मच, जिस नुकसान को हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी मात्रा।
जो मात्रा में केवल क्वांटिटी उसका पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। उसको हम गिना नहीं जा सकता कितना नुकसान किया था। यू डू नॉट नो हाउ मच डैमेज, हाउ मच डैमेज। और उसके बाद यू, अब यहाँ देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य तो कहा जा रहा है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है नहीं। ऐसे यह वाक्य कहा जाए तो दूसरे तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस भी है, या इसका अनुवाद जो किया जाएगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यू डू नॉट नो उसके बाद हाउ मच उसके बाद डैमेज हैव यू डन, ऐसा नहीं करेंगे। यू डू नॉट नो हाउ मच डैमेज, इसको उसी तरह बना देंगे। यू मतलब कर्ता के बाद यहाँ यू हैव डन, डन का प्रयोग कर सकते हैं, या काज्ड का प्रयोग भी यहाँ किया जा सकता है। हाउ मच डैमेज यू हैव डन, ये फुल स्टॉप लगाएंगे, प्रश्नवाचक नहीं है ये देखिएगा ये वाक्य थोड़ा एक बार और। डायमंड तुम नहीं जानते हो तुमने कितना नुकसान किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट, किया है, चुका है, चुकी है। तो डायमंड यू डू नॉट नो हाउ मच डैमेज हैव यू डन नहीं करेंगे इसका ट्रांसलेशन, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हो जाएगा यू डू नॉट नो हाउ मच डैमेज यू हैव डन, ये देखिए होगा। और एक बार मैं पूरा जो दिया गया पैराग्राफ इसको आपको जानकारी दे दे रहा हूँ रीड करके। न्यूटन हैड अ डॉग, हिज नेम वाज डायमंड। वंस ही डिस्ट्रॉयड हिज ओनर्स 20 years of labor. The important papers were kept on the table and the candle was burning on that table. Diamond jumped upon the table and the candle fell on the papers. Newton said only, "This Diamond, you do not know how much damage you have done." और मुझे आशा है कि आपको ट्रांसलेशन करने में सहायता मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।